वेलकम है आप लोग मैथमेटिक्स की क्लास में। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आपका वेक्टर अलजेब्रा का पोर्शन है। ये चैप्टर है 12th क्लास में। कम से कम 6 से लेकर 7-8 नंबर के क्वेश्चन इसमें आपको बोर्ड परीक्षा में दिखाई पड़ जाएंगे। कंपटीशन में तो बहुत सारे आते ही आते हैं। तो बिल्कुल आज हम लोग बेस से इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आइए एकदम बेसिक तरीके से जानते हैं। पहले तो वेक्टर क्या है वो जानेंगे, इसकी मीनिंग क्या है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, एग्जाम्पल क्या होगा। तो आइए बिना कोई डिले किए टाइम का हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चार्ट तो बना ही हुआ है जो हमें स्टडी करना है आज की डेट में। बाकी यहाँ पर देखिए फिजिकल क्वांटिटी स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आपका फिजिक्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिजिक्स के कुछ टर्म आपको समझ में आने वाले हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये हमें देखना है। वह क्वांटिटी जिनको हम मेजरमेंट कर सके, जिनको हम माप सकें, जिनको नापा जा सके, उनको भौतिक राशियाँ बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी वही है। जैसे नापने में क्या क्या है यहाँ पर देखिए, 2 घंटे समय नाप सकते हो, लंबाई नाप सकते हो, 10 मीटर हो गया, 50 न्यूटन फोर्स हो गया, 5 एम्पियर करंट हो गई, 10 डिग्री टेम्परेचर हो गया, वर्क हो गया। तो जो चीज़ें हम मेजरमेंट कर सकें वो जो है हमारी क्या होंगी, फिजिकल क्वांटिटी होंगी। इस दुनिया में जो भी चीज़ें नापी जोखी जा सके, जैसे टेम्परेचर नापा जा सकता है, टाइम को नापा जा सकता है, लेंथ कितनी होगी ये नाप सकते हैं, वेट कितना होगा, वर्क कितना होगा, ये सब हम मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या मेजरमेंट नहीं कर सकते, जैसे किसी के अंदर गुस्सा कितना है, ठीक है ना, वो हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। फीलिंग्स को हम नहीं नाप सकते हैं। कोई हमसे प्रसन्न कितना है, खुश कितना है, हैप्पी कितना है, ये नहीं नाप पाएंगे। कितना कोई नफरत कर रहा है, ये चीज़ें नहीं नापी जा सकती। तो उनको हम लोग भौतिक राशियाँ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो भौतिक राशियाँ वही हैं जिनको हम केवल नाप सकें, ठीक है। तो अब ये भी दो कैटेगरी की हो गई हैं, 2 तरह की भौतिक राशियाँ हो गई हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी उनको बोलेंगे वह भौतिक राशियाँ सदिश कहलाएंगी जिनमें क्या होगा, अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, यानी परिमाण होना चाहिए, साथ साथ में इनमें डायरेक्शन का क्या है, फील आए, बोध आए। सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनको नापने के लिए, जिनको जानने के लिए, जिनको समझने के लिए हमें क्या क्या जरूरी होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, अमाउंट, और साथ साथ में डायरेक्शन भी फील आना चाहिए वहाँ पर, तो वो वेक्टर कहलाएगा। स्केलर में क्या होगा, इसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होगी, बाकी अमाउंट रहेगा, मात्रा रहेगी। जैसे हम 2 घंटे कह दिया तो हाँ ये अदिश राशि है, तो इसमें समय हमारी क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। लंबाई भी हमारी अदिश राशि है, ठीक है। लंबाई या दूरी जिसको कहते हैं, चाल किसी गाड़ी की हो, मोटरसाइकिल की हो, वो भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। साथ साथ में कार्य कितना हुआ ये भी हमारी अदिश राशि होगी। टेम्परेचर, तापमान जो हम लोग नापते हैं किसी शरीर का या किसी भी वस्तु का, तो तापमान भी हमारा क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सब स्केलर क्वांटिटी है। अब महत्वपूर्ण जो चैप्टर चलने वाला है वेक्टर का आता है। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, इतनी सारी बातें बताने के बाद हम आपको वेक्टर बता रहे हैं। क्या वेक्टर में मैंने बता दिया जो कुछ इसमें है, अमाउंट तो रहना है, साथ साथ में डायरेक्शन का भी अगर फील आए, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको जानने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, अमाउंट, मात्रा के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उनको हम बोलते हैं कौन सी, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब समझिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला कि 2 लीटर दूध लाओ, तो 2 लीटर हमारा अमाउंट हो गया। इसमें कहीं से भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ रही है। 2 मीटर भैया लंबाई का कपड़ा काट दो, इसमें कहीं कोई दिशा की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन जब मैंने कहा जाओ दरवाजा खोलो, तो जैसे ही आप दरवाजा खोलने जा रहे हैं तो खोलने की एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगी, यानी बल तो लगाएंगे ही कुछ ना कुछ। जितना बड़ा दरवाजा उतना ज़्यादा बल, जितना छोटा दरवाजा उतना कम। या मैंने कहा स्टूल को घसीट के लाओ, तो जब भी आप स्टूल को कहीं घसीट के लाने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में बल तो लगेगा ही लगेगा, साथ साथ में मतलब फोर्स तो लगना ही लगना है। बिना फोर्स के आएगा ही नहीं सामने, खींच के आ ही नहीं सकता। तो फोर्स तो लग ही रहा है कुछ ना कुछ। जब फोर्स लग रहा है वो अमाउंट ले लीजिए, मात्रा तो है ही है, साथ साथ में आपके दिमाग में ये भी खींच के लाएंगे, किधर, दाएं ले जाएंगे कि मेरी तरफ लाएगा, कि उस तरफ दूर लेकर जाएगा, कि बाएं ले जाएगा, कि दाएं ले जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन की फील आ रही। तो फोर्स जो होता है, बल होता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सदिश राशि होगा। फोर्स हमारा यानी बल जो है कौन सी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि देखिए हम लोग गाँव में भी देखे हैं, जब छप्पर ऊपर उठाने के लिए लोग जाते हैं तो क्या होता है, तो कहते हैं दक्षिण ले लो, पूरब ले लो, पश्चिम ले लो, उसको सही दिशा में लेकर जाते हैं। तो बल तो लग ही रहा है, साथ साथ में दिशा का भी जब बोध हो, तो ऐसी राशियां जो होती हैं हमारी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं।
जिनको हम लोग सदिश बोलते हैं। तो जैसे बल हो गया, संवेग हो गया, ये भी आप इंटर में जब ढंग से इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिनको हम लोग विस्थापन बोलते हैं, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, यहाँ पर बलाघूर्ण हो गया, इस तरह की क्वांटिटी। ठीक है, तो इनमें सब में हमको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? अमाउंट के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। जब हमने अर्थ जान लिया तो इसके रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं कि हम वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर, तो मैं बता रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अंग्रेजी के स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर भी कभी कभी आपको दिख सकता है, तो इस तरह के अंग्रेजी के अक्षरों का जिसके ऊपर ये एरो लगा देंगे हम लोग। ठीक है, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, इस तरह से हम लोग जो है दिखाते हैं, इसका निरूपण करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा ए बी लिख दिया, कभी कभी इस तरह से दिखाया जाता है वेक्टर को। बी इसका हेड होता है जहाँ पे वेक्टर समाप्त होता है, टेल इसकी स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट होता है, ये टर्मिनल पॉइंट होता है। तो इसको बोलते हैं वेक्टर ए बी, और ए बी के ऊपर ऐसे तीर लगा देते हैं। तो ये जो लंबाई होती है इसका परिमाण होती है। ए बी का अगर हम परिमाण निकालना चाहें तो इसकी दिशा को हटाना पड़ेगा। तो परिमाण में वेक्टर ए बी का हम लोग इस तरह से दोनों साइड में इस तरह की लाइन खींच देते हैं, तो हम बोलते हैं ये वेक्टर ए बी का परिमाण है। और ये बताता क्या है? ये केवल और केवल मात्रा बताएगा। ठीक है, अमाउंट बताएगा, डायरेक्शन नहीं होगी इसमें। तो ये जो ये दोनों साइड में लाइन लगा देंगे इस तरह से खड़ी खड़ी, तो समझ लेना कि जो वेक्टर अंदर बैठा हुआ है अब ये केवल अपनी लंबाई बताएगा। ये नहीं बताएगा कि हाँ इसकी दिशा इधर की तरफ है, इस साइड की तरफ है, इधर नहीं है। ठीक है, तो कोई एक डायरेक्शन नहीं बता पाएगा पर्टिकुलर जब हम इसका परिमाण निकाल लेंगे। तो जैसे ए बी लिखा हुआ है तो ए बी इधर को गया, देखिए ए से बी की तरफ, यानी ए टेल है, बी क्या है? इसका हेड है, टर्मिनल पॉइंट है। तो ए बी इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को। अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर है, तो इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है? जो ये इसकी लंबाई है तीर की, एरो की जो लेंथ है, इसको हमको अमाउंट के रूप में समझेंगे, और जो ये डायरेक्शन दिखा रहा, जो हेड टेल से हेड की तरफ गया है, तो ये इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, और जो इसकी लेंथ है ये क्या शो करेगी? परिमाण को वेक्टर के। तो याद रखना, वेक्टर रिप्रेजेंट करने का केवल ये महज तरीका है कि हाँ ये लंबाई हमारे पास, जैसे इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, कभी कभी इसको ओरिजिन में ले लेंगे तो ओ ले लेंगे, ओ से बी की तरफ। तो इस तरह से हम ओ बी बोलेंगे तो इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। तो बी इसका टर्मिनल पॉइंट होगा, ओ इसका इनिशियल पॉइंट होगा। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे ये ओ बी है। अभी देखिए यहाँ पर, और इनको जोड़ना ओड़ना हो तो पहले हम वेक्टर ए, मान लीजिए हमारे पास ए से चले बी, तो इसको बोलेंगे ए बी, और दूसरा वेक्टर यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया बी सी है। तो इसको अगर हमें जोड़ना है, इसमें हमें निकालना है कि ए बी और प्लस बी सी वेक्टर, ये निकालना है। तो क्या तरीका होगा? ये तरीका होगा कि आप इसको ऐसा करिए कि इसकी लंबाई और डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए इसको खींचिए। ठीक, फिर बी जहाँ से एंड हो रहा है, बी यहाँ से शुरुआत हो रहा है, तो इसका इसका जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करिए, लेकिन जो एंगल ये बना रहा है ना, उस एंगल को ख्याल रखते हुए, यानी दिशा का ध्यान रखते हुए सी को खींचना। इसकी लंबाई भी उतनी होनी चाहिए। जैसे मैंने ए बी जो खींचा है, ये ए बी खींचा है, तो इसकी लंबाई और दिशा का ध्यान रखते हुए खींचा है। जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी, जितनी जो दिशा इसकी वही दिशा इसकी है। अब जब हमको बी सी जोड़ना है तो ये पूरी की पूरी तीर जो है ऐसा ले जाके यहाँ पे रखेंगे कि बी से ये उतना ही एंगल बनाए जो यहाँ पे बन रहा है, जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में हम लोग इसको खींच देंगे। तो यहाँ से हमारा बी और ये हो जाएगा कितना? सी। लंबाई उम्बाई बिल्कुल एग्जैक्ट वही होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया कौन? बी सी। अब ए बी और बी सी निकाल लिया तो हमारे पास जो वेक्टरों का जोड़ आएगा ना, वेक्टरों का योग क्या होगा? इसका टर्मिनल, इसका शुरुआती बिंदु लेंगे, इसके आखिरी बिंदु से इसको मिला देंगे एकदम सीधी लाइन द्वारा। तो ये क्या होगी? ए सी हो जाएगा इनका सम। ठीक है, टू वेक्टर का सम हो जाएगा ए सी। इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाएंगे। तो याद रखना, इस तरह से हम वेक्टरों को जोड़ लेंगे, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अब एक चीज़ हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, जब भी ऐसा दिखाई पड़े तो हम लोग शुरुआत वाला और आखिरी वाला ले लेते हैं। देखिए, शुरुआत वाले को पहले लिखेंगे, ए को देखो मैंने पहले लिखा है, फिर क्या किया है? सी को यहाँ पर लिख दिया है इस तरह से। जैसे कई वेक्टर हो सकते हैं जोड़ने के लिए, तो उसमें क्या होगा? जैसे यहाँ पे मैंने ए सी जोड़ा है, तो ए सी की जो डायरेक्शन आएगी, यहाँ पे दिख रही कितना एंगल बन रहा है। इनिशियल से पूछा जाए तो इनिशियल से बताएंगे, जहाँ से पूछा जाए वहाँ से बताएंगे। तो ठीक है, तो वेक्टर ये हो गया।
इसके बाद ये वेक्टर हो गए। अब हम आपको इसके आगे बढ़ाते हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या है, जैसे कोई यहाँ पर 3D में हम ले लें, अगर ये हमारा हो जाता है आई, इधर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की, ये जेड एक्सिस की, ये ओरिजिन है हमारा। तो असल में दीवार पर इसको मतलब कि प्लेन में हम 3D दिखा नहीं पाते हैं, तो यहाँ तो केवल 2D दिखता है, लंबाई है चौड़ाई। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप किसी कमरे में, जैसे मैं कमरे में खड़ा हूँ यहाँ पे, तो हमको कोना दिखाई पड़ रहा है, कॉर्नर। तो एक को मैं मान लेता हूँ लंबाई, एक को मान लेता हूँ, एक कोने की जो लंबाई मान लेते हैं, इसको जो इधर को चौड़ाई दिख रही, इसको वाई एक्सिस, यानी कि एक को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, कमरे की लंबाई को हम एक्स एक्सिस मानेंगे, और मान लीजिए उधर को हमने क्या मान लिया, ये वाई एक्सिस ऊपर को मान लेंगे, इधर जेड एक्सिस मान लेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई पोजीशन वेक्टर हमको किसी का फाइंड आउट करना है, तो हमेशा हम मान के चलेंगे ओरिजिन से हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पर कोई ए है, तो इसको मान लीजिए कि 2i यानी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3, जैसे हम लोग 2D में करते हैं वैसे ही इसमें भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बराबर दूरियों के हम लोग कट लगा लेते हैं। जैसे हम लोग कहीं चौराहे से जाते हैं तो 1 किलोमीटर बढ़ता चला जाता है, तो हम लोग एक लंबाई को नापने के लिए एक मेजरमेंट लेते हैं, एक यूनिट लेते हैं एक रेफरेंस के हिसाब से। जैसे चौराहा हो तो यहाँ से 3 तरफ का रास्ता हो, तो वैसा यहाँ पे बन नहीं पाए। यहाँ कमरे को हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ एक मार्कर दिख रहा है, मार्कर की हमको क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए। क्या चाहिए, पोजीशन। तो इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें हमारे पास 3 दिशाएं हैं, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हमने 1-1 मीटर के हिसाब से या 1-1 फीट के हिसाब से दूरी ले ली है। 10-12 फीट का कमरा है, लंबाई चौड़ाई उसी हिसाब से 12 फीट ऊंचाई और 15 फुट लंबाई, इस तरह से मान के चलिए। तो जैसे मेरे पास ये मार्कर है या फिर कोई मकड़ी यहाँ लटक रही है इस कमरे में, तो हमको उसकी पोजीशन चाहिए। क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए, उसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पर हमने एक को एक ना लिख के, क्योंकि वेक्टर के रूप में लिखना है इसको, तो हम लोग 1i लिखते हैं, यानी कि i ही केवल कर लीजिए। दो कदम अगर हम x दिशा में बढ़ेंगे तो इसी को हम लोग 2i बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 3j, इसको क्या बोलते हैं, 4j। ठीक है। जब हम y एक्सिस में जाएंगे तो इसको हम लोग 1j 2j यानी 2j 3j 4j 5j 6j, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जब हम इस चौड़ाई के अंदर इस कमरे की चलेंगे, तीसरी भुजा जो होगी इसकी, तीनों एक दूसरे पर 90 अंश के हैं, याद रखना 90 डिग्री पर तो तीनों के तीनों हैं, यानी i j और k। अब हम लोग z को हम लोग क्या करेंगे, 1k 2k 3k 4k, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो याद रखना, अगर मेरे पास ये मार्कर है, इसकी पोजीशन हमें चाहिए, तो हम मान के चलते हैं कि ये x एक्सिस पर 2 कदम आगे, 2 फुट आगे बढ़ने पर 2i। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कामा ले लीजिए। और मान लीजिए ये y एक्सिस पर अगर हम चलते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ ऊंचाई कितनी है हमारी पेन की धरती से, मान लीजिए कि 3 है, तो मैं यहाँ 3 लिखता हूँ। और फिर ऊंचाई के बाद में हमारा जो है जेड एक्स एक्सिस है, यानी ये वाले, इससे इस लेंथ से कितनी दूरी पर ये हमारा है, यहाँ से नापेंगे। तो ये मान लीजिए हमारे पास कितना है, 4। इस कमरे में हम उतना ढंग से दिखा नहीं पा रहे हैं, नहीं तो हम आपको बताते। तो ये सारी पोजीशन है हमारी पेन की, हमारी हैंगिंग पेन की पोजीशन है कि ये आई से कितनी डिस्टेंस पर है, यानी एक्स एक्सिस से 2 इकाई दूरी पर है, वाई एक्सिस से 3 इकाई दूरी पर है, जेड एक्सिस से कितना, 4 इकाई दूरी पर हो। तो इन इकाइयों को यानी यूनिट को हम लोग यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे पर 90 अंश पर होते हैं एक दूसरे से। देखिए सारी की सारी एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दीवार के कोनों को देखो, किनारों को, तो सारे किनारे क्या होते हैं, एक्स वाई जेड की तरह बिहेव कर रहे हैं, और ये सब एक दूसरे पर लंबवत है। तो सबको हमने 1-1 फीट माना है, तो वही हमारे पास आई जे के हिसाब से आया है। आई वाली जो क्वांटिटी हमने ली, आई वाली यूनिट ली है कि 1i 2i, ये हमारा एक्स एक्सिस पर होगा। वाई वाला आपका जो है हमने क्या माना है, उसको माना है j, और z वाले को हमने क्या माना है k। तो उस हिसाब से अगर हम o से मेजरमेंट कर रहे हैं सारी दूरियां, यानी कि कमरे के कॉर्नर से, तो हम इसको यहाँ से मिला देंगे। तो मेरे पास जो वेक्टर आएगा OA, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, 2i प्लस कितना j, 3j प्लस 4k। ध्यान रखना इसको अच्छे से। बाकी अगर हम पीछे दीवार के जाएंगे तो हमारा i चेंज हो जाएगा एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में, तो यहाँ -2i लिखा जाएगा। j का मतलब होता है, आप ऊपर को बात कर रहे हैं,
वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो अगर यहाँ पे अगर -3 आया तो इसका मतलब नीचे की तरफ हम बात करेंगे। ऐसे ही के में है, अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो हम लोग नेगेटिव वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से कभी कभी ओ ए को हम लोग वेक्टर ए ही केवल लिख देंगे, तो हमारे पास वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा 2i + 3j + 4k। तो ये चीज़ें हैं। अभी हम इसके आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन हमारे पास जो टॉपिक छूट रहा है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाँ ऐसे ही कोई भी वेक्टर अगर इस तरह से है तो मान लीजिए जो डायरेक्शन रेशियो है इसका, दिक् अनुपात जिसको बोलेंगे, तो दिक् अनुपात को हम लोग ए बी और सी से दिखाएंगे। तो हमारे पास जो दिक् अनुपात होगा क्या होगा, दिक् अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो किसी वेक्टर का क्या होगा, ए बी सी होगा। ए की जगह पर हमारे पास 2 हो जाएगा, बी कितना होगा 3 हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो हम लोग ए बी सी को निकाल लेंगे। अब एक बात और आती है यहाँ पर, डायरेक्शन रेशियो को और भी तरीके से निकाल पाएंगे हम लोग। देखिए मान लीजिए 2 पॉइंट हो हमारे पास, तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए मूल बिंदु के सापेक्ष इसका सदिश है हमारे पास 3i या 3, 4 और 5, 3, 4, 5, और यहाँ पर हमारे पास है 5 और 3 और यहाँ पर मान लीजिए 2, 2 पॉइंट है। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। तो ओ के सापेक्ष हमारे पास ए का स्थिर सदिश ये हो गया 3, 4, 5, यानी कॉर्नर के दीवालों का जो कोना है, देखिए यहाँ पर रूम का जो कॉर्नर है उसके सापेक्ष एक पेन हमारी यहाँ पर है, ए पर है, दूसरी पेन कहीं हमारी बी वहाँ पर है। तो दोनों को देखिए, तो हमको अगर निकालना हो चाहे ए बी, क्या निकालना है, मान लीजिए हमको ए बी, और इसको जरा मिला दीजिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है ये देखिए, एक तो ओ ए है हमारे पास, ओ से ए की तरफ चलिए तब समझ में आएगा कि ओ ए का मतलब क्या है। तो 3i बोलेंगे, 4j बोलेंगे और 5k बोलेंगे। और दूसरा कौन सा पॉइंट है हमारा, ओ बी, यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष बी का स्थिर सदिश है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में हमारे पास, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बी का ये पोजीशन वेक्टर कौन होगा, 5i होगा प्लस 3j होगा प्लस 2k होगा, राइट। और फिर पूछें कि ए बी का हमें डायरेक्शन रेशियो बताओ। किसका डायरेक्शन रेशियो, ए बी का डायरेक्शन रेशियो। तो क्या तरीका होगा, ए बी अगर आपको निकालना है ए से बी की तरफ, ठीक है। तो करना क्या है यहाँ पर, देखिए आपके पास क्या क्या है, ए से बी की तरफ चलना है। इधर देखो ओ ए, चलो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। देखिए ओ से ए चले, फिर ए से ही शुरू करके बी पर चले, तो हमारा जो आंसर आएगा मैंने बता दिया है कि पहला और आखिरी मिला दीजिए, पहला यानी ओ और आखिरी कौन, बी, इसको मिला दीजिए लास्ट वाला। तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, ओ बी आएगा, ठीक, याद रखिएगा। अब हमको चाहिए क्या, ए बी, तो यहीं से निकाल लीजिए। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। तो ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए। तब इसका उल्टा बताओ, जब बी ए इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओ ए माइनस ओ बी। खूब अच्छे से याद कर लीजिए, जब बी ए रहे तो पहले ए में से बी घटाएंगे, और अगर ए बी रहे तो आखिरी यानी ओ बी में से ओ ए को घटाएंगे पोजीशन वेक्टर को। जैसे पी क्यू के निर्देशांक दिए हैं अगर हमारे पास, तो पी क्यू निकालना है तो क्या होगा, क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर, तो क्यू माइनस पी करेंगे यहाँ पर। तो याद रखिएगा, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हमको ए बी निकालना है तो क्या होगा, अब पूछ लें कि ए बी का स्थिर सदिश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए बी का डायरेक्शन रेशियो ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ए बी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, ओ बी माइनस ओ ए। तो कभी कभी तो ओ बी माइनस ओ ए लिखते नहीं है, क्योंकि मूल बिंदु यहाँ डिफाइंड होता नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है पहले से ही। तो हम हमेशा मान के चलते हैं हम किसी मूल बिंदु के 0, 0 के सापेक्ष ये सारी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो ओ बी माइनस ओ ए अगर आपको निकालना है तो क्या तरीका होगा, कहीं कहीं हम लोग केवल लिख देते हैं बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो घटा देते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बी हमारे पास देखिए, हमारे पास क्या है, 5i प्लस 3j प्लस 2k ऐसे करके है, और माइनस ए का कितना है, 3i प्लस 4 का j प्लस 5 का k। तो घटाइए इसको, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई वाला आई से घटेगा या जुड़ेगा या मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करके। तो मल्टीप्लाई तो भी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, जोड़ने की बात कर रहे हैं, घटाने की। तो आई वाला आई से घटाओ,
जे वाला जे से कम होगा, के वाला के से कम होगा, यही एक तरीका है। तो 5i में से 2i कम हो जाए, कितने आएगा? 3i कम होगा तो 2i आएगा। 3j में से 4j कम होगा तो एक निगेटिव का j आएगा, और 2k में से 5k घटाओगे तो माइनस का 3k आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए बी की वैल्यू, वेक्टर ए बी निकाल लिया आपने। अब इसका हम चाहें तो डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो इजीली लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? दो बिंदुओं का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? हमेशा 5 में से, जैसे ए बी का पूछे हैं तो बी में से ए को घटा के 5 में से 3 घटाओ 2, 3 में से 4 घटाओ -1, याद रखिएगा। और फिर 2 में से 5 घटाओ, 2 में से 5 गया -3, ये डायरेक्शन रेशियो, चाहे ऐसे निकालो चाहे जैसे निकालो। तो यहाँ पे 2, -1, 2 आएगा, -1 आएगा, और कितना आएगा? -3। ये डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका है। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन रेशियो 2 पॉइंट्स का निकाल सकते हैं या किसी वेक्टर का निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए वेक्टर खुद ही पता लग गया है, लेकिन जब पॉइंट अगर दिए हों, बिंदु दिए हों, तो हमेशा याद रखना बिंदु दिए रहेंगे, 2 बिंदुओं का अगर हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो ऐसा नहीं निकलेगा। वो पूछेंगे कौन सा वेक्टर है, ए बी है कि बी ए। जब ए बी कहेंगे तो बी में से ए को घटा के बताएंगे, और जब बी ए कहेंगे तो ए के बिंदुओं को घटाएंगे, ए के बिंदुओं से बी के बिंदु घटाएंगे। याद रखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है, तो मैंने बी में से ए घटा है, ए बी का डायरेक्शन रेशियो इस तरह से मिला है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए वीडियो कितनी देर का हो गया भाई, काफ़ी समय का हो गया। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगले वीडियो में बढ़ पाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा है, 21 मिनट का है, अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू।